क्या है, अभी एक सेक्शन 1 की तरफ हम पहले तो आ रहे हैं। अब सेक्शन 1 क्या कराया जाए, इसमें तो ये खुद ही करने लायक क्वेश्चन है, लेकिन चलो मैं इसको अपने वे से पहले कराऊंगा। भले ही सॉल्यूशंस तुम्हारे पास हैं, फिर मेरी एडवाइस ये है कि तुम इनको लिख लेना। सबसे पहले तो कहता है मिस्टर 009 कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ही हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये शुरू के एसेट्स और लायबिलिटी दिए, ये ईयर के एंड में दिए। नीचे कहता है ड्यूरिंग द ईयर 009 बॉट इन ₹7,500 कैश इन बिजनेस। वो कहता है बिजनेस में वो कैश लेकर के आया, और कहता है ही विड्रू गुड्स ऑफ ₹2,100 एंड कैश 7,200 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो उसने बिजनेस से 2,100 और 7,200 यानी कि इनको मिला करके टोटल ड्रॉइंग्स हो गई, इतना अमाउंट विड्रॉ करा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन एट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे करना कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था नेटवर्थ मेथड में क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास सिर्फ प्रिपेयर ए स्टेटमेंट लिखा है, ये नहीं लिखा होगा कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है, नेटवर्थ मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेक्शन 1 लेकिन हम इसको बिल्कुल लास्ट में कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले तो तुम बनाओगे एज एट 31/3/2021। 31/3/2021 को उसके जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको तुम लिख लोगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हमने लिख लिया। कुछ नहीं करना, जो इसके एसेट्स और लायबिलिटीज दिए बस को हमने वैसे के वैसे ही उतार देना है। पहला आइटम क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर साइड में लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का जो बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है वो 55,200। फिर तुम्हारे पास कैश एट बैंक लिखा है, तो उस कैश एट बैंक की फिगर तुम लिख लो, ये 600 है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक नेटवर्थ मेथड में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, इसलिए हम ये बनाते हैं 600। बिल्स पेबल, अब बिल्स पेबल जो हैं वो लायबिलिटी साइड में लिखो 26,400। उसके अलावा बिल्स रिसेबल है वो एसेट साइड में लिख देंगे हम। बिल्स रिसेबल है 16,200 के 16,200। डेटर्स एसेट साइड में हमने लिखे, डेटर्स का अमाउंट जो है वो 45,600 है, 45,600। स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट 31,000 का है। स्टॉक इन ट्रेड के बाद मशीनरी और कंप्यूटर्स हैं, तो ये सारे एसेट्स हैं। एसेट्स आपने लिखे 66,200। उसके बाद फिर कंप्यूटर आपने लिखा, कंप्यूटर का अमाउंट जो है 18,000 है। अब पहले तो तुम इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस कर करके तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 1.1, उसमें स्टेप नंबर ए कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल की आ जाएगी डेट इज 96,000। उसके बाद स्टेप नंबर बी में तुम्हें फिर एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों नहीं है तुम्हारे पास। तो ओपनिंग डेट को भी और क्लोजिंग डेट को भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तुम्हें बनानी पड़ेगी एज एट 31/3/2022। इसी तरीके से तुम एक स्टेटमेंट और बना दोगे। ये स्टेटमेंट तुमने बना दी। अब जो उसके बैलेंसेस है उनको फिर से लिखा। अब ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। आइटम दिया हुआ है पहले तो क्रेडिटर जो है ईयर के एंड में, यानी कि करंट ईयर के एंड में क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है वो 58,500 है।
तो 58,500 आपने लिख लिया। उसके बाद कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक का जो अमाउंट है वो 600 दिया हुआ है, तो 1500, सॉरी 1500। कैश एट बैंक के बाद बिल्स पेबल दिए हुए, बिल्स पेबल जो है 28,200 के बाद बिल्स रिसेबल दिए हुए हैं, और बिल्स रिसेबल का जो अमाउंट है 18,300 है। डेटर्स उसके बाद हैं, डेटर्स का अमाउंट के एंड में 56,000 का है। डेटर्स के बाद फिर स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड SIT शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, स्टॉक इन ट्रेड 78,000 है। इन ट्रेड 47,300 का है, 47,300। उसके बाद मशीनरी है, और मशीनरी 78,000 की है। मशीनरी के बाद कंप्यूटर्स भी उसके पास कुछ पड़े हुए हैं, तो कंप्यूटर्स भी तुमने लिखा, और कंप्यूटर्स का जो अमाउंट है वो है 17,000। फिर तुम इसको भी बैलेंस करोगे। बस ये दो काम मेन करने होते हैं, इसलिए करने होते हैं क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है, बेहद इजी है, इसीलिए मैंने कहा इसमें से आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें आना चाहिए। इनके हिसाब से 131400 क्लोजिंग कैपिटल है। बस एक बार क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गई तो उसके बाद फिर स्टेप नंबर C में स्टेटमेंट ऑफ P&L बना सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके लिए मेरे को क्लोजिंग कैपिटल पहले लिखनी पड़ेगी, और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो तुम्हें दी हुई है 131, जो तुमने निकाली, सॉरी 131,400। क्लोजिंग कैपिटल में पहले तो आप ड्राइंग्स ऐड कर दो। ड्राइंग्स का जो अमाउंट है जो उसने तुम्हें दिया हुआ है, कहता है उसने 7,500 तो कैश में विड्रॉ करे, और नीचे कहता है उसने 2,100 रुपए के गुड्स भी विड्रॉ करे। सॉरी, during the year he bought in 7,500 for additional business, he withdrew 2,100 for cash, and 2,100 for cash and 7,200 for goods। anyway चलो 7,500 और 2,100 की उसकी ड्राइंग्स हैं, 7,500 प्लस 2,100 तो 9,600 ये ड्राइंग्स तुमने ऐड कर दी। उसके अलावा नीचे उसने लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10%। बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी हो ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, तो 10% ऑफ 9,600 वो भी तुम्हें ऐड कर देना, 960। और फिर हम लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल जो है उसकी 96,000 है, तो 96,000 एक तो तुम माइनस करोगे, फ्रेश कैपिटल वो भी माइनस करोगे। फ्रेश कैपिटल वो 7,500 बिजनेस में लेकर के आया, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर देंगे, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में ऐड करके इकट्ठे माइनस कर दो, बात एक ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है 96,000 का, तो 96,000 का 5% डेट इज 4,800। तो ये प्लस माइनस करके जो भी आ जाएगा वो तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो नेट प्रॉफिट जो तुम्हारा आएगा वो 33,330 के करीब आना चाहिए, 33,330। कोई मुश्किल नहीं है, बेहद आसान सा ये टॉपिक है। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता on 1st of April 2022, Mrs. 007 started a small cosmetic business. She acquired a shop for 12 lakh and paid 2 lakh for interior fittings.
तो वो कह रही कि क्वेश्चन कह रहा है कि उसने मिसेस 007 ने एक बिजनेस स्टार्ट करा 1.2, मैंने पहले तो लिखा क्वेश्चन नंबर 1.2, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बिजनेस जो उसने स्टार्ट करा है 1/4/2022 को करा है। वो कह रहा है 1/4/2022 को उसने स्मॉल कॉस्मेटिक्स का बिजनेस स्टार्ट करा, और बिजनेस के लिए उसने क्या करा, शी एक्वायर्ड ए शॉप, तो उसने एक दुकान खरीदी, और दुकान 12 लाख रुपए की खरीदी, और उसने कुछ फिटिंग्स का खर्चा करा। फिटिंग्स का खर्चा कहता है 2 लाख रुपए का करा, इंटीरियर फिटिंग्स। कह रहा है शी पुट 4 लाख इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, और उसने बिजनेस में 4 लाख रुपए, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें 4 लाख रुपए जमा कर दिए। लाख भी मैंने यहां पर लिख दिया। फिर उसने हमें बताया she carried on till 31st of March 23 when she wanted to know what the parlor has earned over the period। तो उसने जो पार्लर का बिजनेस, कॉस्मेटिक का बिजनेस खोला, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। she has approached you to find out the business result with the following information। और उसने तुम्हें ये इंफॉर्मेशन भी दी। in addition to the shop and fittings she had following possessions। अब वो क्या कह रहा है कि ईयर के एंड में उसके पास, यानी कि तुम्हें एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/2023। वो क्या कह रहा है, इन एडिशन टू दिस शॉप एंड फिटिंग, यानी कि जो दुकान उसके पास थी ईयर के एंड में, उसके पास वो दुकान अभी भी है 12 लाख की। और इन एडिशन टू दी शॉप एंड फिटिंग्स, क्योंकि शॉप एंड फिटिंग उसके पास पहले से ही थी, 2 लाख की फिटिंग्स थी। अब वो कहता है शी हैड फॉलोइंग पोजीशंस। अब उसके पास कुछ और चीजें भी हैं। एक तो कहता है स्टॉक है, तो स्टॉक तुमने लिख दिया यहां पर 6 लाख। तुम्हें एसेट्स थे, उसके अलावा स्टॉक है। कह रहा है उसने एक मोटर कार भी परचेज करी है, हालांकि मोटर कार तुम्हें दिया हुआ है कि उसने 30 सितंबर को परचेज करी 5,50,000 की। और कैश एट बैंक पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक 2,50,000 का, 2,50,000 का। फिर आगे कहता है बेस्ड ऑन हर लिमिटेड नॉलेज शी हैज टोल्ड यू टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 2%। और एक ये डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। ये डेप्रिसिएशन कहां चार्ज करेंगे मैं भी खुद ही बताऊंगा। तो उसने बताया 2% दुकान पे चार्ज करना है, 5% तुम्हें फिटिंग्स पे चार्ज करना है, और 20% कार पे चार्ज करना है। फिर कह रहा है ऑन 31/3/2023 रुपीज 1,40,000 वॉज पेएबल टू दी क्रेडिटर्स। अब कहता है कि हमने ईयर के एंड में क्रेडिटर्स को भी 1,40,000 रुपए देने हैं। तो क्रेडिटर्स को 1,40,000 देने हैं। एंड रुपीज 1 लाख टू ए फ्रेंड फॉर मनी बोरोड फॉर द बिजनेस। और बिजनेस के लिए हमने 1 लाख रुपए बोरो करे, तो बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंड या सिंपली बोरोइंग्स लिख लो। तो हमने 1 लाख रुपए का लोन भी लिया, बिजनेस के लिए लिया, यानी कि लोन तो लिया और ये पैसा हमने बिजनेस में ही लगा दिया। इसका मतलब फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख मानी जाएगी। और कहता है उसने 2,000 रुपए जो है पर मंथ विड्रॉ भी करे। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई ईयर के एंड में, मैंने इसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं करी जैसे कि तुम्हारे सॉल्यूशन में करी हुई है। वो मैंने नहीं करी जानबूझ के, तो मैं थोड़ा अपने तरीके से बता रहा हूं। तो तुम क्या करोगे, पहले तो ये कैपिटल फाइंड कर लो। तो शुरुआत में तुम्हारे पास कैपिटल जो है 18 लाख की आ गई, 18 लाख। अब ईयर के एंड में तुम्हारे पास जो कैपिटल आएगी, घबराना नहीं कि जो तुम्हारे सॉल्यूशन में उससे अलग आएगी। जाहिर है मैंने एडजस्टमेंट इस पे नहीं करी, तो अलग ही आएगी। 1,200 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 550 प्लस 250 माइनस 240।
तो 25,60,000 हमारी हमारी कैपिटल आ रही है। ये कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाई। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए मैंने क्या करा, वही करा जो इससे पहले हमने करा था। मैंने क्लोजिंग कैपिटल पहले तो लिखी, क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने कंप्यूट करी 25,60,000 आ गई। इसकी कुछ ड्राइंग्स हैं 3,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 2,000 इंटू 12 डेट इज 24,000 की तो ड्राइंग्स हैं, 24,000 की ड्राइंग्स हैं। अब क्वेश्चन में उसने लिखा था, अच्छा उससे पहले लेस ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल जो है उसकी 18 लाख है, 18 लाख आपने माइनस करी, लेस फ्रेश कैपिटल। सर फ्रेश कैपिटल तो क्वेश्चन में लिखी नहीं है, लिखी तो नहीं है, लेकिन उसने जो पैसा बोरो करा है, भाई मैंने लोन लिया और वो लोन मैंने बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में इसका मतलब 1 लाख रुपए आए, ये फ्रेश कैपिटल है। वो अलग बात है कि लायबिलिटी भी बढ़ गई, लेकिन बिजनेस में ये पैसा लगा। अब ये प्लस माइनस करके मेरे पास अभी तक जो प्रॉफिट आ रहा है, अभी तक +24 माइनस 1800 माइनस 100, तो 6,84,000 अभी तक का प्रॉफिट है, 6,84,000, 6,84,000। वो क्या कह रहा है आगे, एसेट शॉप फिटिंग ये सब ठीक है। अब उसके बाद मुझे इस पे डेप्रिसिएशन भी देना है, लेस डेप्रिसिएशन। एक मिनट चेक कर लूं, मेरे को लग रहा है 2560 क्लोजिंग बैलेंस प्लस 2584 1800 माइनस 100, 6,84,000 ही आ रही है। चलो देख लेते हैं अभी। लेस ड्राइंग्स, सॉरी लेस एडजस्टमेंट्स। अब डेप्रिसिएशन मुझे देना है, डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है लेस एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में तुम्हारे को क्या करना है, डेप्रिसिएशन एक तो प्रोवाइड करना है एट द रेट ऑफ 2%। 2% प्रोवाइड करना है तुमने शॉप का, 12 लाख की शॉप है, 12 लाख का 2% 24,000 हो जाएगा। एक तो ये माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। फिटिंग्स जो हैं वो 2 लाख की हैं, तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपीज, ये भी तुम माइनस करोगे। उसके अलावा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे मोटर कार पे। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन जो देना है 20% देना तो है, लेकिन मोटर कार पे देना है, लेकिन 6 महीने का देना है, क्योंकि हमने 30 सितंबर को मोटर कार खरीदी ना, तो सितंबर से लेके मार्च तक 6 महीने होंगे। अब मोटर कार 5,50,000 की है, तो 55,000 का डेप्रिसिएशन ये भी आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन भी तुम माइनस करोगे। माइनस करने के बाद ये तुम्हारा करेक्ट प्रॉफिट होगा, -24 -10 -55, तो 5,95,000। एक्चुअली तुम्हारा 6,95,000 क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने फ्रेश कैपिटल को जो बिजनेस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा था ना कि उसने बिजनेस के लिए बोरो करा है, कहां चला गया, एंड ₹1 लाख फ्रॉम ए फ्रेंड फॉर मनी बोरोड फॉर द बिजनेस। वो उसने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं करा, इसका मतलब वो पैसा बिजनेस में लगाया गया, तो इसलिए 5,95,000 आपका आंसर इसका करेक्ट होगा। लेकिन आप सॉल्व इसी तरीके से करेंगे।
इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो है 1.3 में वो क्या कह रहा है, on 1st April 2022 and agreed to share profits or losses in the business 532. They brought in capital as 50,000, 30,000, 20,000. तो इसका मतलब तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल्स तो ऑलरेडी हैं, करेक्ट। कह रहे हैं उन्होंने बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट करा और शुरुआत में अगर इनकी कैपिटल मिला दें तो 50, 30 प्लस 20 1 लाख हो जाती है। फिर उसने कहा 31/3/2023 को उनकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ इस तरीके से थी। 1/3/2003 को पहले तो ईयर के एंड में 1.3 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/2023 को अब उनकी क्या पोजीशन है जरा ये देखें। तो उनकी क्या पोजीशन है ये देखने के लिए मुझे कहता है एक तो कैश इन हैंड है उनके पास, तो कैश इन हैंड लिख लिया तुमने, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड है 2500। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000 का। $1,200 के क्रेडिटर्स, डेटर्स हैं 17,300 के, और कहता है बिल्स रिसीवेबल हैं 4,000 के, स्टॉक है 20,400 का, मशीनरी है 30,000 की, मशीनरी 30,000, फर्नीचर है F/F, फर्नीचर 9,800, और कहता है लोन लिया है उसने सेंट्रल बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक है 20,000 का, 20,000 की, फिगर से, और स्टैंडिंग सैलरीज हैं 1,000 की, में उसकी ये पोजीशन है। पहले तो ये दिया हुआ है, उसके बाद उसने हमें ये बताया ऑन वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड इट इज फाउंड दैट डेटर्स 300 के तो बैड हो गए, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम ले जाएंगे, ठीक है, एंड शुड बी रिटर्न ऑफ। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 400, तो ये जो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है, वैसे कह रहे हैं स्टॉक वर ओवर वैल्यूड, यानी कि पता लगा स्टॉक हमने जरूरत से ज्यादा लिखा हुआ है तो इसलिए उसको कम करने की जरूरत है, हम ये कम करेंगे। फर्नीचर हमने जो उसकी वैल्यू से कम पर लिखा हुआ है तो इसलिए इसको बढ़ाएंगे। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाई 200 का मतलब है कि फर्नीचर हमने कम पे लिखा हुआ है इसलिए हम उसको ज्यादा पे बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज ₹1,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 का है, ये तुम बैलेंस शीट पे या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे भी लिख सकते हो, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रोविजन हमने 10% डेटर्स के खिलाफ बनाना है, यानी कि हम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं उसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, ना डेप्रिशिएशन की ना किसी अन्य चीज की। तो पहले तो मैंने ये कैपिटल कंप्यूट कर ली विदाउट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमने बनाई विदाउट एडजस्टमेंट्स, बैलेंसिंग फिगर। तो 2,500 प्लस 17,300 प्लस 4,000 प्लस 20,400 प्लस 30,000 प्लस 9,800 प्लस 70,000 माइनस 15,000 माइनस 10,200 माइनस 3,500 माइनस 21,000। तो कैपिटल का बैलेंस 1,04,300 आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है, करेक्ट, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है।
अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैंने क्या करा, पहले तो क्लोजिंग कैपिटल लिखा, तो मैंने लिखी 1,04,300। करेक्ट। क्या इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स थी? एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, बहुत से बच्चों के पास नोट्स में थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से लेकर के पहले तो यहां तक है, ये नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, कहीं तुम ये क्वेश्चन का हिस्सा समझो। और उसके अलावा क्वेश्चन ये है। करेक्ट। तो अगर कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर कैश विड्रॉल बाय पार्टनर्स फॉर दियर पर्सनल यूज वॉज, ये टोटल ड्राइंग्स ऐड कर दो ना, 4,500 आर की, 4,500 प्लस 3,500 प्लस 6,900, कह रहा है टोटल ड्राइंग्स जो थी 14,900 की थी, 14,900 की ड्राइंग्स मैंने ऐड कर दी। फिर उसी लाइन में उसने लिखा है सैलरी ऑफ 500 पर मंथ वॉज पेबल टू मिस्टर डी। ये भी जो एडजस्टमेंट है ये हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में अभी करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे ड्राइंग्स। उसके बाद फिर मैंने लिखा लेस कैपिटल। अब कैपिटल जो है बिजनेस में उसकी, ये तीनों पार्टनर्स की जो उस वक्त मैंने बताया था वो थी, जो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है 50,000, 30,000 और 20,000 यानी कि 1,00,000। तो 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20, 1,00,000 रुपए की कैपिटल आपने लिख दी, ये हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या कोई फ्रेश कैपिटल है इस क्वेश्चन में? फ्रेश कैपिटल के बारे में तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो फ्रेश कैपिटल इसमें नहीं है, या एडिशनल कैपिटल। तो अभी तक प्लस माइनस करके क्या पोजीशन आ रही है, अभी तक की मैं बता रहा हूं, 14,900 प्लस 1,00,000 4,300 और माइनस 1,00,000। अभी तक तो पॉजिटिव प्रॉफिट है 19,200। अब हमने अभी कुछ और चीजें करनी थी, जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने लिखा था कि डेटर्स बैड डेट्स 300 रुपए के हो गए एक, तो लेस बैड डेट्स 300 रुपए के बैड डेट्स तुमने माइनस कर दिए। बैड डेट्स के बाद फिर उसने बताया कि स्टॉक जो है वो 400 से ज्यादा लिखा हुआ है, तो स्टॉक भी माइनस करना पड़ेगा। 400 से हमने अननेसेसरली ज्यादा लिखा हुआ है, ओवर वैल्यूड है, इसलिए कम करने की जरूरत है। ऐड करेंगे, वो कहता है जो फर्नीचर है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि जो उसकी वैल्यू से 200 से कम पे लिखा है तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, तो इसलिए ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक हमने नहीं लिखा था, हम चाहते तो उसको लिख सकते थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन वो तो माइनस करोगे, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 1,000 रुपए का है, ये तुम माइनस करोगे। उसके अलावा फिर क्या है पोजीशन अभी, उसके बाद भी कि उसने लिखा है कि सैलरी हमने 500, सैलरी पेएबल टू डी, डी को कहता है 500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देने, 500 इंटू 12 6,000 हो जाएगा, सैलरी हमने देनी है। तो प्लस माइनस कर करके जो आएगा फिर वो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस बताएगा। कैपिटल 1,00,000 थी, ठीक है, तो 19,200 में से माइनस करा 300, माइनस करा 400, प्लस करा 200, माइनस करा 7,000, तो 11,700।
फिगर्स अपनी तरफ से भी एक बार चेक कर लेना, लेकिन जो जिस तरह से सॉल्व करा रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका ये रखना, भले ही तुम्हारे आंसर्स उससे एकदम से ना भी मिले तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मिस प्रिंट्स वगैरह होने के चांस रहते हैं, और तरीका इसी तरीके से करना, ठीक है। ये फिगर्स इसी तरीके से थी। कैश इन हैंड उसके पास 2500 था, बैंक में फिर भी एक बार चेक कर रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का था, क्रेडिटर्स 10,200 के थे, डेटर 17,300 का था, बिल्स पेबल 3,500 के, बिल्स रिसेबल 4,000, स्टॉक 20,400, मशीनरी 30,000, फर्नीचर 9,800, और उसके अलावा लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक जो है वो 20,000 का था, बिल्डिंग 70,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 की। तो कैपिटल तो यही थी, मैंने फिर भी एक बार चेक कर लिया, और यही इसी सॉल्यूशन के हिसाब से तुमने मूव करना है, ठीक है। 2,500, 17,300, 4,000, 20,400, 30,000 plus 9,800 plus 70,000 minus 15,000 minus 10,200 minus 3,500 and minus 21,000। तो 1,04,300 ठीक है। उसमें ड्राइंग्स हमने इन तीनों पार्टनर्स की ऐड कर दी थी, 4,500, 3,500 और 6,900। ड्राइंग्स में एक बार फिर कर लूं, 4,500, 3,500 प्लस 6,900, तो 14,900 ही थी, और उसमें से 1 लाख माइनस करने के बाद 19,200 था। और बैड डेट्स का जो अमाउंट है, एक बार फिर मैं चेक कर लूं कि बैड डेट्स का अमाउंट, और उसके अलावा एक अभी हमने एक चीज नहीं करी है, लास्ट में मैंने ये अभी देखा, ए प्रोविजन ऑफ 10% ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेड। अब रिमेनिंग डेटर्स जो हैं, पहले तो डेटर्स कितने के हैं, 17,300 के हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब बनाएंगे तो मैं पहले तो ये देखो 17,300 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे बनाएंगे। देखो यहां पर 10% प्रोविजन बनाना है। पहले तो ये देखो डेटर्स तुम्हारे हैं कितने, 17,300 के हैं, और 300 का बैड डेट्स हो चुका है, 300 का बैड डेट्स हो चुका है। तो बैड डेट्स माइनस करने के बाद 17,000 बचेगा, 17,000 का 10% आ जाएगा 1,700। तो 1,700 माइनस करेंगे तो 10,000 तुम्हारा अब प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट आपका 10,000 है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000। अब यही आंसर के थ्रू तुमने मूव करना है। प्रॉफिट आपका 10,000 है, तो ये आंसर्स आपके रहेंगे, ठीक है। ये इस लाइन को मैंने तुम्हें अब कई बार रीजन बता दिया है कि मेरे क्यों मिटानी पड़ती है। लीजिए जी, उसके बाद पॉइंट 4 में कहता है फाइंड आउट द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें तुम्हें सिर्फ एक डेटर्स अकाउंट बनाना है, जो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूं। देखो यहां पर वो कह रहा है डेटर से तुम्हें कितना कैश मिला, तुम्हें इस क्वेश्चन में ये बनाना है। चलो मैं खैर एक बार क्या करें, तुम्हारे को हर चीज बतानी पड़ती है फिर। 1.4 अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट हमने बनाया, डेटर्स अकाउंट, और डेटर्स अकाउंट के अलावा कैश एंड बैंक अकाउंट भी हमने बनाया। कैश एंड बैंक अकाउंट, सबसे पहले तो उसने ओपनिंग डेटर्स लिखा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस में 34,000। बैंक का बैलेंस लिखा है, तो बैंक में मैं लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। हालांकि मुझे सिर्फ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फाइंड करना है, तो ओपनिंग बैलेंस है
बैंक अकाउंट में 8,000, बैलेंस डेटर्स का दिया है 46,000, तो 46,000 मैंने यहां पर बैलेंस लिख दिया 6,000। अब इस शीट के बाद ये कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस जो है बैंक का वो 14,000 है, तो बैंक का बैलेंस कैरी डाउन 14,000 तुमने लिखा 14,000। तो क्रेडिटर्स कह रहा है, अब बिकॉज मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, मुझे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैश अकाउंट में मैं लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स 1,60,000। सेल करते हैं तो डेटर्स बढ़ जाते हैं और क्रेडिट सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, उसकी हमें जरूरत नहीं है 2,37,000। बिल्स रिसीवेबल इन कैश, बेटे जब हम बिल्स रिसीवेबल इन कैश कराते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट। तो हमारे पास कैश आता है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बी आर इन कैश। बी आर इन कैश हो गए आपके 18,000 के। आपने बिल्स पेबल को पे करा तो बाय बिल्स पेबल कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में 12,000। ड्राइंग्स आपने करी 36,000 की, हालांकि आपने सिर्फ डेटर से रिलेटेड चीजें करनी है। अब ड्राइंग्स मैंने करा तो ड्राइंग्स में वो क्या कह रहा है, ड्राइंग्स हैं आपकी 24,000 की। क्वेश्चन की डिमांड थी कि डेटर से कितना पैसा कलेक्ट हुआ है। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पे करे 36,000 के। उसके अलावा डिस्काउंट हमने डेटर्स को दिया, कहता है 5,000 रुपए। क्लोजिंग डेटर्स मौजूद हैं, क्रेडिट सेल्स भी मौजूद हैं, तो तुम्हें पता लग गया कि डेटर से कितना कैश मिला। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। डेटर्स अकाउंट ही बना करके दिखा सकते थे, जरूरी नहीं था कैश अकाउंट भी बनाना। क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है, हार्डली वो या 4 मार्क का क्वेश्चन होगा और यहां पर तुम लिख दोगे टू डेटर्स अकाउंट 2,000 पड़ेगा। ठीक है, मेन हमें ये पता करना था डेटर से कितना कैश मिला। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब जैसे 1.4 के बाद, अच्छा सीरियलिंग में लगता है 1.5 है नहीं, 1.6 डायरेक्टली है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो 1.6 में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द क्लोजिंग डेटर्स। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो अब तुम्हारे लिए 1 मिनट का काम होना चाहिए ना। इस अकाउंट जाहिर है बनाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें वो तुमसे कहेगा कि सिर्फ ये क्लोजिंग डेटर्स फाइंड करो। तो डेटर्स, पहले तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50,000 का है, तो ओपनिंग बैलेंस 50,000। हो गए, जब डेटर्स बैड हो जाते हैं तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाता है। और वो कह रहे हैं डेटर्स जो बैड डेट्स हुए 2% ऑफ द ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर का 2% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद कह रहे हैं डिस्काउंट हमने कस्टमर को दिया, तो डिस्काउंट हमने दिया, डेटर्स कम हो जाएंगे। कस्टमर, डिस्काउंट हमने कस्टमर को दिया 1% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, तो 1% ओपनिंग बैलेंस 50,000 का 1% 500। रिटर्न्स, जब डेटर्स हमें गुड्स रिटर्न करेंगे तो डेटर्स का बैलेंस कम होगा, कस्टमर का मतलब डेटर्स ही होता है, 3,000। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है तो डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश रिसीव, दैट इज 2,30,000। फिर कह रहा है कैश फ्रॉम डेटर्स इन ट्रांजिट। अब डेटर्स ने कैश भेज दिया लेकिन वो अभी ट्रांजिट में ही है, तो उसको लिखेंगे कैश इन ट्रांजिट फ्रॉम डेटर्स,
क्योंकि एंट्री हो क्योंकि डेटर्स ने तो पैसा दे दिया है ना, वो हमें मिला नहीं है, वो अभी रास्ते में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटर्स का बैलेंस लेकिन कम हो गया है 14,000। अब कैश सेल्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आती हैं, क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट में आती है। क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है 2,50,000। तो उसके बाद फिर तुम्हारे पास बैलेंस आना चाहिए। मैं देख लेता हूं कि इनका आंसर ठीक है या नहीं। हाँ, इनका आंसर चेक करना पड़ता है, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,30,000, 1,500, 17,000। तो ठीक है, 51,500 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। 51,500 इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो अब 1 मिनट आप मेरे को दें। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन 1.7 है वो क्या कहता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 1.7 में वो क्या कह रहा है, ये कौन सी शीट है, ओहो 1.5 तो इधर था, मैंने देखा नहीं। चलो मैं अभी 1.5 तुम्हें बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, लेकिन पहले 1.7 को देख लो, वो शीट ही नहीं देखी मैंने। 1.7 में कह रहा है द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर ए ऑन 31/3/2000। लो, इसमें तुम्हें सिर्फ फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट करना है, मुश्किल से 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब मेरे क्या कराने लायक है इसमें, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल जो है मिस्टर ए की 1,50,000 है, तो 1,50,000 रुपये आपने लिख दिया। फिर कहता है बिगनिंग में उसकी कैपिटल 60,000 की थी, तो जो बिगनिंग की कैपिटल होगी वो हम माइनस करेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। बिगनिंग में 40,000 की है, उस सॉरी ओपनिंग कैपिटल 60,000 की है, और फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर उसने 40,000 रुपए ड्रॉ करे, तो एड ड्रॉइंग्स। अब ड्राइंग्स उसने करी हैं और ड्राइंग्स करी है 40,000 की, और कहता है उसने बिजनेस में कुछ एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी, तो लेस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल 25,000। तो 1,90,000 में से 85,000 माइनस करेंगे तो 1,05,000। मैंने कहा मुश्किल से 2 मार्क का क्वेश्चन है, मुश्किल से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा हुआ है, तो तुम इनको खुद ही कर सकते हो। ऐसे ही 1.8 है, 1.8 का आंसर भी तुम देख लो। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल वो कहता है कि 4 लाख है, तो 4 लाख आप लिखेंगे। कैपिटल 3,50,000 है, ये तो माइनस करोगे। उस तुम्हें पता करनी है, हमें पता है कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करते हैं, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल उसमें से फिर ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं, और एडिशनल कैपिटल भी कहता है, एडिशनल कैपिटल 30,000 इंट्रोड्यूस हुई है, प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाता है। दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट 1 लाख का है। हमारी समझ में नहीं आ रहा तो कैसे देखेंगे, देखो यहां पर बड़ा तरीका है। तो ड्राइंग्स निकालने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। वैसे तो प्लस माइनस करके निकाला जा सकता है, पर उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट छोड़ो। तुमने कन्वर्जन मेथड में कैपिटल अकाउंट कितने बार बनाया है, 1000 बार बनाया है। तुम कैपिटल अकाउंट बना लो कई रफ में, और उसमें लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस 3,50,000 उसके पास शुरुआत में कैपिटल थी, शुरुआत में थी। जब वो और कैपिटल बिजनेस में लेकर के आएगा तो बाई कैश लिखोगे, एडिशनल कैपिटल 30,000 वो लेकर के आएगा।
जब नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, तो नेट प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट बढ़ गया 1 लाख, और क्लोजिंग कैपिटल हम यहां पर लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। हमने कन्वर्जन मेथड में कैपिटल अकाउंट कई बार बनाया है, तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि कभी वो तुमसे पूछ ले कि ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है, तो कोई रफ में ये काम तुम कर करके या वर्किंग्स में कर करके निकाल सकते हो। तुम्हें मालूम है कि अब बैलेंसिंग फिगर ड्राइंग्स आ जाएगी, तुम्हें आसानी रहेगी करने में। तो 4,80,000 माइनस 4,00,000, तो 80,000 रुपए की तुम्हारी ड्राइंग से ये तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर निकल आई। तो इसका मतलब 80,000 तुम्हारी ड्राइंग्स इस साल थी, करेक्ट। उसके अलावा फिर है 1.9। 1.9 को देखें और ध्यान से देखें 1.9 को। पहले 1.8 के बाद ये कुछ सीरियलिंग, ये इसको तुम 1.10 लिखा है, ये 1.9 लिखा है, ये प्रिंटर्स कई बारी बड़ी, इसको तुम 1.9 कर लो, इसको 1.10 कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो कहता है ट्रेडर ने, चलो सीरियल, तुम सीरियल वाइज ही बढ़ रहे हैं हम लोग, 1.8 1.9। ट्रेडर ने गुड्स परचेज करे 1,70,000 के। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ क्या कहता है, एक ट्रेडर ने गुड्स परचेज करे 1,70,000 के, कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री प्रायर टू दिस सेट परचेज वॉज 30,000। गुड्स परचेज करने से पहले उसके पास 30,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। भाई मेरे पास पहले से ही ओपनिंग स्टॉक है, बस पहले से ही ओपनिंग स्टॉक है, कितने का ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का। और कहता है मैंने कुछ परचेजेस करी, और मैंने जो परचेजेस करी हैं 1,70,000 की परचेजेस करी है। फिर उसने बताया कि जो मेरी सेल्स है ना वो 2,10,000 की है। कह रहा है फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट। अब ये मार्जिन का यूज करना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह। देखो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, और ये मैंने ब्रांच में तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया हुआ, रेट ऑफ प्रॉफिट तुम्हें दिया किसके ऊपर है, रेट ऑफ प्रॉफिट कहता है 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट। अब सबसे पहले तो मैंने कई बार ये तुम्हें बताया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, इवन सिंगल एंट्री के चैप्टर में भी, कन्वर्जन मेथड में मैंने तुम्हें बताया था, यानी कि इसी चैप्टर में, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट होता है, इज इक्वल टू सेल्स। अब ध्यान से देखो रेट किस पर है, 25% ऑन कॉस्ट पर है। अगर ये लिखा होता 25% ऑन सेल्स तो मैं सेल्स को 100 लेता, लेकिन ये लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो मैंने कॉस्ट को 100 माना। 100 का 25% 25, तो इसका मतलब सेल्स मेरी 125 की है। प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखूं और डिनोमिनेटर में कॉस्ट को रखूं, तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस्ट है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पर 25,000 है, या मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर 25/125 है। सेलिंग प्राइस पर रेट ये है, यानी कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले ये करना ए, और मैं स्टेप नंबर बी जानबूझ के यहीं पर कर रहा हूं समझाने के लिए। अब मुझे पता लग गया कि मेरा रेट ऑफ प्रॉफिट सेल्स पे इतना है, और सेल्स मेरे पास मौजूद है। अब सेल्स का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है 2,10,000, तो उसके अंदर तुम प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ही ग्रॉस प्रॉफिट से होता है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। तो प्रॉफिट 25/125, तो 1/5 इसका कंप्यूट कर लेते हैं 2,10,000 का। 2,10,000 का 1/5 इज इक्वल टू 42,000। तो मुझे ये पता लग गया
इसे उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 42 का है। अब मैं 42 माइनस कर दूं 2,10,000 में से, हमें मालूम है कि सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई और हमें मालूम है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है, हमें यह भी मालूम है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये तुम्हें पहले ही पता लग गई 1,68,000 है। तो 1,30,000 और 1,70,000, 2,00,000, 2,00,000 में से मैं कितना माइनस करूं कि 168 बच जाए। तो इसका मतलब 2,00,000 में से जब मैं 32,000 माइनस करूंगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी एक तरीके से। तो तब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 168 आएगी। तो इस तरह आपने क्लोजिंग स्टॉक की फिगर निकाल ली। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और नहीं और भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको इतने सारे तरीके इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में बच्चे कई बार ना मैंने देखा अननेसेसरली कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बच्चों को आदत होती है कंफ्यूज रहने की। जैसे ऐसे में भी प्रॉब्लम है, एक और तरीका बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें पूछे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब तुमने ट्रेडिंग अकाउंट 1000 बार बनाया हुआ है, अब तुम्हारे पास सेल्स का अमाउंट है 2,10,000, 2,10,000 इधर लिखो फटाफट। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 30,000, वो भी लिख दो। परचेजेस का अमाउंट है वो भी लिख दो 1,70,000। ग्रॉस प्रॉफिट भी तुम्हारे पास आ गया, ये 42,000 जो हमने निकाला। भाई अब बैलेंस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 32,000 ऐसे भी निकल सकता है। तो तुम जैसे मर्जी निकालना चाहो, आप 8 तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है। बीच में मेरी चाय भी आई थी लेकिन वो ठंडी हो गई है। ये सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो गया है। 1.9 के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो लंबाई चौड़ाई में ही लंबा है, वैसे कोई लंबा नहीं है। Messrs Ice and Water Limited gives the following information to find out total sales and total purchases। आपने टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस पता करनी है, यानी कि डेटर्स और क्रेडिटर्स तो बनाना ही है ताकि क्रेडिट परचेजेस भी आ जाए और क्रेडिट सेल्स भी आ जाए। और तुम्हें क्वेश्चन में कैश परचेजेस और कैश सेल्स दी होंगी, वो तुम उस पर ऐड कर देना। जैसे ओपनिंग डेटर से कहां लिखोगे, डेटर्स अकाउंट में लिखोगे। ये सॉल्व ही है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में आ गया तो ये क्वेश्चन खुद ही करने वाला है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉब्लम होती है तो पहले आराम से एंट्री सोचो। इसकी एंट्री होगी BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो कर लेना। BR टू डेटर्स एंट्री है, हमें सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, तो डेटर्स अकाउंट में बाय BR लिख देना। बिल्स पेबल इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में तुम लिखोगे टू बिल्स पेबल, जैसे कि लिखा हुआ है 53,000। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेटर से कैश मिला, ये तुम कर लोगे कैश डेटर्स अकाउंट में बाय कैश। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर्स का मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को तुमने कैश दिया, क्रेडिटर्स की डेबिट में लिखोगे। बैड डेट्स रिकवर्ड, जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो तुम्हारी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब ये एंट्री तो ना तुम्हारे डेटर्स को अफेक्ट कर रही है और ना तुम्हारे क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स को अफेक्ट कर रही है, तो इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद कहता है, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे और कहां तक पहुंचे थे, कैश रिसीव बैड डेट्स रिकवर। फिर कह रहे हैं BR इंडोर्स टू क्रेडिटर। बहुत से बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। BR इंडोर्स टू क्रेडिटर, एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में टू BR लिख देना। उसके बाद कह रहे हैं BR डिसऑनर्ड बाय क्रेडिटर्स कस्टमर, BR डिसऑनर्ड बाय कस्टमर। जब कस्टमर हमारे बिल का पैसा नहीं देते हैं तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, पहले तो डेटर्स लिखो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। कस्टमर डिसऑनर करेंगे तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। उसके बाद कहता है डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में तुम डेबिट में लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहते हैं,
उसके बाद क्वेश्चन में कहता है इंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर। अब जो बिल हमने इंडोर्स करे होते हैं अगर वो डिसऑनर हो जाए, अभी मैंने कहा कभी भी बिल डिसऑनर होंगे तो डेटर्स को तो डेबिट करना है। अगर वो बिल, ये डिसऑनर की बात बता रहा हूं, कभी भी बिल डिसऑनर हो तो डेटर्स को तो डेबिट करना ही है। अगर वो बिल कस्टमर के पास ही है तो 2BR लिखेंगे। अगर वो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराए हैं और डिसऑनर हो जाए तो मैं यहां पर टू बैंक लिखता, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि डेटर्स को तो डेबिट करना ही करना है और जिस पार्टी के पास बिल है उसको क्रेडिट करना है। अब इंडोर्स बिल डिसऑनर हुए तो डेटर्स को तो मैं डेबिट करूंगा और बिल क्रेडिटर्स के पास है तो इसलिए एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद कह रहा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। डेटर्स जब गुड्स हमें वापस करेंगे, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। PR डिस्काउंट ये कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मतलब जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसमें कहीं नहीं आएगा। जब हम BR डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। तो ये डेटर्स और क्रेडिटर्स को इफेक्ट नहीं कर रही, इसलिए ये एंट्री हम कहीं नहीं लिखेंगे। फिर कह रहा है डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड। अब जो बिल तुमने डिस्काउंट कराए वो डिसऑनर हो गए। अभी मैंने तो ये बात बताई, कभी भी डिसऑनर हो तो डेटर्स को डेबिट करना है। और ये बिल तुम डिस्काउंट करा चुके हो बैंक से तो इसका मतलब ये बिल बैंक के पास है तो इसलिए तुम्हारी एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 15 की कैश सेल्स का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये डेटर्स को तो इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन बाद में जब तुम्हारी क्रेडिट सेल्स निकल आएंगी तो तुम अपना आंसर लिखोगे टोटल सेल्स, तो उस केस में कैश सेल्स को ऐड करोगे। इसी तरह कैश परचेजेस वैसे कहीं नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब तुम आंसर लिखोगे टोटल परचेजेस तो कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस जो तुम्हारी क्रेडिटर्स अकाउंट से आएंगे उसको मिला करके लिखोगे। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है और नीचे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन इसमें बच गया तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन कम से कम तुम खुद कर लेना, लेकिन मैं करने का तरीका जो तुम्हें बता रहा हूं तुम कैसे करना, जैसे सॉल्यूशन वैसे मत करना। अच्छा है इसका सॉल्यूशन ही दिया। सबसे पहले तो तुम ये और ये बैलेंसेस उतार करके आराम से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कोशिश करनी चाहिए उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह की या कोई भी एडजस्टमेंट मत लिया करो। एडजस्टमेंट तुम स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिया करो। फिर कह रहा है मिस्टर ए डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, तो ये तुम बाद में स्टेटमेंट ऑफ P&L में देना। जो भी बिल्डिंग का क्लोजिंग, जो भी एडजस्टेड फिगर होगी वो क्लोजिंग बैलेंस पर कंप्यूट करनी है, करेक्ट। फर्नीचर पे 10% देना है। कह रहा है मिस्टर ए ने परचेज करी ज्वेलरी वर्थ ₹24,000 फॉर हिज डॉटर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2012 हिज फॉर हिज डॉटर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2012। और कह रहे हैं ही सोल्ड हिज कार ऑन 30/13 and the amount of 40,000 was retained in the business। अब क्या कह रहा है, मिस्टर ए ने एक तो ज्वेलरी परचेज करी 24,000, ये तो उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी, करेक्ट, क्योंकि बिजनेस के लिए नहीं खरीदी, अपनी डॉटर के लिए खरीदी है। और कह रहा है उसने अपनी एक कार बेची और 40,000 रुपए उसमें से बिजनेस में ले आए, ये आपकी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से करा जा सकता है। तो फिर इसके साथ ये चैप्टर, अच्छा एक क्वेश्चन में से 1.5 इसके हो गया था, मैं उसको भी जरा देख लूं कहीं इसमें 1.5 4 पॉइंट, मैं जरा अपनी शीट्स की पहले अरेंजमेंट कर लूं उसके बाद। हाँ ठीक है, यहीं तक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रेजेंटेड बाय इंडिया ब्रदर्स हु मेंटेन देयर अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कैलकुलेट टोटल परचेजेस टोटल सेल्स। ये तुम्हें अच्छी तरह आता है, इसको तुम आसानी से कर सकते हो। टोटल परचेजेस टोटल सेल्स तुम्हें इसमें फाइंड करनी है, इसको करा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ फिर ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने कहा लास्ट में मैंने इसमें MCQs वगैरह भी दिए हुए हैं और वो तुम्हें जरूर करने हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, मतलब फिनिश मानते हुए अब नेक्स्ट सेशन में अब आपसे मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर के साथ और नई चीज के साथ। टिल देन इट्स गुड बाय।